ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अभी हमारा डिस्कशन चालू करते हैं आज का। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो केस टॉपिक है हमारा, जो अभी मेगा लेक्चर सीरीज है, मेगा लेक्चर सीरीज में ये पहला हमारा लाइव सेशन है। ठीक है, आज लाइव सेशन में हम लोग आज डेंगू फीवर की एक केस देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आज इसमें फीवर, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास पेशेंट कैसे आया था, कैसे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या थी, उसको हमने डायग्नोसिस कैसे कैसे किया। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग ट्रीटमेंट क्या दिया है वो भी देखेंगे, और थोड़ा सा कुछ उसके स्लाइड्स भी देख लेंगे कि डेंगू फीवर के। ठीक है, अभी हम लोग फ्रेंड्स केस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे पास पेशेंट आया था, एक 26 ईयर्स मेल पेशेंट था। ठीक है, 26 ईयर मेल पेशेंट था। उसकी कंप्लेंट्स क्या क्या थी? फीवर विथ चिल्स लेके आया था हमारे पास, कि उसका फीवर विथ चिल्स का एक एपिसोड आया था। ठीक है, वो 2 दिन पहले आया था, और बाद में उसको फीवर, लो ग्रेड फीवर विथ धीरे 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 उसका स्लेप लैडर, मतलब दिन में दो एपिसोड्स फीवर के थे। ठीक है, 2 दिन से है। उसके साथ साथ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, बॉडी एक है और अल्थ्रालजिया है, और पेशेंट को सीवियर वीकनेस वगैरह है। ठीक है, बॉडी एक, आर्थ्रालजिया, और पेशेंट को सीवियर वीकनेस भी था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, आवाज़ आ रही है ना मेरी? फ्रेंड्स, आर यू लिसनिंग मी? हम्म उसका पेशेंट का जैसे मैंने बताया कि 26 ईयर मेल पेशेंट है। कंप्लेंट्स ऑफ उसके फीवर विथ चिल्स है। उसका फीवर विथ चिल्स का एक एपिसोड था, उसके बाद में लेकिन फीवर उसको दिन में 2 बार आ रहा था। ठीक है, ये 2 दिन से चल रहा था ऐसा। उसके साथ साथ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, बॉडी एक था। ठीक है, उसके साथ साथ जॉइंट पेन, मतलब पेशेंट को अल्थ्रालजिया भी था, नौसिया है, और उसके साथ साथ पेशेंट को जनरलाइज वीकनेस भी है। ये सब पेन उसका 2 दिन से ये चल रहा था। ये पेशेंट ऐसे कंप्लेंट लेके हमारे पास आया। उसको मैंने प्राइमरी उसकी सीबीसी डायग्नोस, सीबीसी एडवाइस किया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जनरल, समझो कि जनरल प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो पेशेंट का एकदम फीवर लेके आया तो उसके पूरे के फीवर्स के बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हम लोग नहीं लिख पाते कई बार, तो इसलिए मैंने सबसे पहले कि उसका सीबीसी एडवाइस किया था। ठीक है, सीबीसी में फ्रेंड्स, सीबीसी में उसका एचबी जो है 11.4 था। डब्ल्यूबीसी काउंट जो है, डब्ल्यूबीसी काउंट 5,600 है, और प्लेटलेट जो है 1,65,000, मतलब 1,65,000 थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखना क्या रहता है सीबीसी में? सीबीसी में जनरली जो कंप्लेन फीवर है, फीवर जनरली बैक्टीरियल है, वायरल है, ये देखने के लिए हम लोगों को डब्ल्यूबीसी में जो न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट काउंट है, इओसिनोफिलिक काउंट है, ये भी देखना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स जो न्यूट्रोफिलिक काउंट था वो 65 था। ठीक है, न्यूट्रोफिलिक काउंट 65 है, मतलब नॉर्मल में रेंज में है। लेकिन जो फ्रेंड्स लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट 15 थे, मतलब 15। ठीक है, लिम्फोसाइट काउंट जो है 15 है, लिम्फोसाइट काउंट 15 है, तो मतलब लिम्फोसाइट काउंट पेशेंट का कम हो रहा था। ठीक है, फ्रेंड्स, लिम्फोसाइट का क्या इंडिकेट करता है? लिम्फोसाइट इंडिकेट करता है कि पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन वगैरह जो रहता है ना, वायरल इन्फेक्शन वगैरह में लिम्फोसाइट काउंट कम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हमने कोविड में देखा था कि N/L रेशो वगैरह देखते थे। इनकेस N/L रेशो वगैरह बिगड़ गया है तो ये पेशेंट कोविड के सिम्टम में, मतलब कोविड के पेशेंट हो सकते हैं, जैसे वायरल फीवर में जनरली, इसलिए लिम्फोसाइट काउंट देखा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो न्यूट्रोफिलिक काउंट है, इनकेस न्यूट्रोफिलिक काउंट बढ़ जाता है तो पेशेंट जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है उसमें। ठीक है, इनकेस न्यूट्रोफिलिक काउंट 75 से ज़्यादा है तो जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जाता है। एंड इनकेस लिम्फोसाइट और सॉरी न्यूट्रोफिलिक काउंट्स इनकेस 75 से ज़्यादा जाता है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ जाता है। और जो इनकेस लिम्फोसाइट काउंट जब कम रहता है तो ये वायरल इन्फेक्शन रहता है। ठीक है, ये अच्छी तरह से सीबीसी में 2 चीज़ें बहुत देखना देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ठीक है, सीबीसी काउंट देखना रहता है सीबीसी में, एचबी देखना, एचबी देखने के बाद डब्ल्यूबीसी देखना, डब्ल्यूबीसी में फ्रेंड्स न्यूट्रोफिलिक एंड लिम्फोसाइट काउंट्स देखना। इनकेस लिम्फोसाइट बड़े रहते हैं तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, एंड इनकेस लिम्फोसाइट काउंट्स कम रहते हैं तो ये वायरल इन्फेक्शन रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए मैंने ये डायग्नोस लगा दिया कि ये वायरल इन्फेक्शन तो है, ये एक पक्का हो गया। ठीक है, उसके क्योंकि लिम्फोसाइट काउंट्स कम हो रहे थे, एंड प्लेटलेट काउंट्स एक बॉर्डर लाइन थे 1,65,000 फ्रेंड्स। ठीक है, एंड उसका डेंगू टेस्ट किया तो डेंगू NH1 जो है, डेंगू NH1 पॉजिटिव था फ्रेंड्स। ठीक है, डेंगू NH1 पॉजिटिव है फ्रेंड्स। जनरल मैंने डेंगू NH1 ही किया था। ठीक है, इसके बाद डेंगू NH1 किया। डेंगू NH1 क्यों किया फ्रेंड्स? क्योंकि जो एंटीजन है ना, डेंगू टेस्ट के 3 है। एक क्या क्या रहता है उसमें, NH1 एंटीजन करना रहता है, IgG एंटीबॉडीज करना रहता है, और IgG एंटीबॉडीज करना रहता है। ठीक है, डेंगू टेस्ट में 3 टेस्ट आते हैं, एक NH1 एंटीजन, IgG एंटीबॉडीज और IgM एंटीबॉडीज। ठीक है फ्रेंड्स,
जनरली फ्रेंड्स जो NH1 है ना, NH1 एंटीजन टेस्ट है हमारे जनरली 3 दिन, पेशेंट को समझो प्रेजेंटिंग कंप्लेन 3 दिन, स्टार्टिंग कंप्लेन देखना रहता है। इनकेस फीवर आ रहा है उसके 3 दिन में ही NH1 एंटीजन करने रहते हैं, 3 दिन में NH1 एंटीजन पॉजिटिव आता है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो IgM एंटीबॉडीज है ना, इनकेस जनरली 7 दिन के बाद IgM बॉडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट आते हैं। पेशेंट को फ्रेंड्स फीवर है 2 दिन से, इनकेस मैंने अभी IgM किया तो ये नेगेटिव आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए प्रेजेंटिंग फ्रेंड्स इनकेस पेशेंट को फीवर 3 दिन के अंदर ही है तो उसको हमें NH1 एंटीजन एडवाइस करना रहता है। और इनकेस पेशेंट को फीवर 7 दिन से ज़्यादा है तो हमें वहाँ पे NH1 के अलावा IgM करवाने पड़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स NH1 पॉजिटिव था और उसमें मलेरियल पेशेंट को फीवर विद चिल्स थी, इसलिए मलेरिया पैरासाइट को जो मलेरियल एंटीजन टेस्ट आता है वो भी मैंने किया था, वो नेगेटिव था फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग जरा सा डेंगू के बारे में देख लेते हैं कि डेंगू एक्चुअली है क्या, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स डेंगू जो है हमारा डेंगू फीवर है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर वगैरह जो बोलते हैं हम लोग, इट इज कॉज्ड बाय ग्रुप बी आर्बो वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस है? आर्बो वायरस का है। इट इज अ टाइप ऑफ ग्रुप बी आर्बो वायरस दैट इज इंक्लूड्स फ्लावी वायरस में, ठीक है फ्रेंड्स। डेंगू का वायरस कौन सा है फिर? ये ग्रुप बी आर्बो वायरस दैट इज फ्लावी वायरस है, ठीक है। डेंगू वायरस के 4 टाइप्स रहते हैं। इट इंक्लूड्स 4 सीरोटाइप्स, डेंगू 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। डेंगू 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे 4 सब टाइप्स है इसके, ठीक है फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स जो फीमेल जो इन्फेक्टेड जो है ना, ये कैसे इन्फेक्शन होता है ह्यूमन में? ये इट इज इन्फेक्टेड बाय फीमेल एडिस एजिटेप मस्कीटो, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय फीमेल एडिस एजिटेप मस्कीटो, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकबोन फीवर। ये ब्रेकबोन फीवर क्यों बोलते हैं हम लोग जरा सा सिम्टम्स पे देख लेते हैं आगे, ठीक है। ये लेकिन कौन से मस्कीटो की वजह से होता है? इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू मस्कीटो बाइट्स बाय एडिस एजिटाइप मस्कीटो। एंड इसके 4 टाइप्स है वायरस के, इसके डेंगू 1, 2, 3 एंड 4। इट इंक्लूड्स सीरोटाइप्स 1, 2, 3, 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग जरा सा आगे देख लेते हैं कि डेंगू वायरस ट्रांसमिशन जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन ऐसा फीमेल एडिस एजिटेप मस्कीटो के थ्रू ये ट्रांसमिशन होता है मेल में, ठीक है। एंड इसके 4 स्टेप भी जैसे मैंने बताया था कि डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4 ऐसे 4 सब टाइप्स आते हैं इसमें, ठीक है। ये फ्रेंड्स जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ये फीमेल एंड मस्कीटो ये समझो हमारे ह्यूमन में बाइट करता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं अभी, ठीक है। व्हेन अ मस्कीटो कैरिंग डेंगू वायरस बाइट्स अ पर्सन, द वायरस एंटर्स इनटू द स्क्रीन थ्रू द मस्कीटो सलाइवा, ठीक है। ये क्या होता है फिर आगे जाके ये व्हाइट ब्लड सेल में एंटर करता है फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल में एंटर करता है एंड रिप्रोड्यूसेस इनसाइड द सेल व्हाइल दे मूव थ्रू द बॉडी, ठीक है। व्हाइट मतलब ये WBC सेल में समझो WBC हमारे एंटर करके वहाँ पे फ्रेंड्स ये मिक्सअप हो जाता है और वहाँ पे उसके मल्टीप्लिकेशन चालू होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इन सीवियर इन्फेक्शन में ये सीवियर इन्फेक्शन वगैरह है तो सीवियर इन्फेक्शन में फ्रेंड्स ये जनरली 2-3 ऑर्गन भी डैमेज करता है हमारे, समझो लिवर को इन्फेक्ट करता है, बोन मैरो को वगैरह इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इनके समझो ये WBC में वगैरह हमारे ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ से लीकिंग चालू होती है, ठीक है। WBC से हम लोग लीकिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ से प्लाज्मा का लीकिंग चालू होता है फ्रेंड्स। वहाँ से लीकिंग चालू होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, वहाँ से फ्लूइड कम होता है, ठीक है। फ्लूइड जो रहता है ना ब्लड में, मतलब फ्लूइड लॉस होता है वहाँ से, ठीक है। एंड द फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम लीक्स थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स इनटू द ब्लड कैविटीज। इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो ब्लड में जो कॉलम ऑफ ब्लड हमारे ब्लड में जो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ से फ्लूइड लीक होता रहता है। फ्लूइड लीक होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसलिए जो आगे चल के सिम्टम्स होता है ना, डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसे बोलते हैं ना, इसका फ्लूइड लीक होता है, इसलिए डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट जाता है। और इनकेस वो समझो बोन मैरो को इन्फेक्ट करता है तो बोन मैरो को इन्फेक्ट करता है तो फ्रेंड्स बोन मैरो को सप्रेस भी करता है। जो हमारा बोन मैरो का काम वहाँ पे रहता है ना, बोन मैरो का काम वहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारा प्लेटलेट्स वगैरह, इसलिए प्लेटलेट्स भी डाउन होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बोन मैरो सप्रेस करता है, ठीक है। As a result, less blood circulates in the blood vessels. The blood pressure becomes so low that it cannot be sufficient blood to vital organs. इसलिए ये फ्रेंड्स अच्छी तरह से BP इसका मेंटेन नहीं पाता और पेशेंट ये डेंगू शॉक सिंड्रोम में चले जाते हैं। जैसे कि इसके डेंगू फीवर के 2 मेन सबसे कॉम्प्लिकेशन है, एक होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर और एक दूसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर क्या होता है, अभी हमने डेंगू शॉक सिंड्रोम क्यों होता है, जैसे मैंने बताया था कि प्लाज्मा लीकिंग की वजह से इसको ये ब्लड प्रेशर डाउन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ब्लड प्रेशर डाउन होता है इसलिए डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है। और ये फ्रेंड्स जो है बोन मैरो को सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे जैसे बताया था कि इट फर्दर डिसफंक्शन ऑफ द बोन मैरो लीड्स टू रिड्यूस्ड नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। इसलिए बोन मैरो को सप्रेस करता है, इसलिए ये प्लेटलेट काउंट भी कम होता है फ्रेंड्स, ठीक है।
विथ आर नेसेसरी इफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग, दिस इज इंक्रीजेस फर्दर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, इसलिए ब्लीडिंग चांसेस वगैरह पेशेंट में बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए प्लेटलेट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। प्लेटलेट्स कम होने के बाद पेशेंट को कैसा है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर ही बोलते हैं इसको, ठीक है। वहाँ से बॉडी में से गम्स में से ब्लीडिंग, जीआईटी में से ब्लीडिंग वहाँ से हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये होता है, दोनों कॉम्प्लिकेशन देख लिए। अभी हम लोग इसका देख लेते हैं कि इसका फीचर्स क्या है, मतलब उसके सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ डेंगू आर सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, जैसे मैंने बताया था कि सडन ऑनसेट ऑफ फीवर है, पेशेंट को हेडेक रहता है, टिपिकली लोकेटेड बिहाइंड द आइज, मतलब फ्रेंड्स जनरली वायरल इन्फेक्शन के जनरल सिम्टम्स है कि फीवर रहता है, बॉडी एक रहता है, हेडेक रहता है, मसल एंड जॉइंट पेन, रैश वगैरह, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। डेंगू इसलिए ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था कि पहले पॉइंट में डेंगू इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। अब हम लोग जरा सा आगे बढ़ते हैं, कंप्लेंट्स वगैरह देख लें। और सिम्टम्स जैसे मैंने बताया था कि जैसे काउंट वगैरह कम हो गया तो ये ब्लीडिंग वगैरह होने के भी चांसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके वार्निंग साइंस जो है फ्रेंड्स, जैसे पेशेंट सीवियरिटी के पास सीवियरिटी जाता है तो इसको अब्डोमिनल पेन रहता है, ऑनगोइंग वॉमिटिंग रहती है, लिवर इनलार्जमेंट रहता है, म्यूकोजल ब्लीडिंग हो सकती है, हाई हेमेटोक्राइट्स काउंट्स एंड लो प्लेटलेट्स। हाँ फ्रेंड्स, और एक रह गया कि हमारे सीबीसी में जो हेमेटोक्राइट जो रहता है ना वो देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। हेमेटोक्राइट क्या रहता है फ्रेंड्स हमारे बॉडी में, ये लेवल इन समझो हेमेटोक्राइट क्या इंडिकेट करता है हमारे बॉडी में, हीमो कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करता है, ठीक है। हीमो कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करता है, इसलिए हेमेटोक्राइट लेवल समझो इंक्रीज होती है तो समझो 20% से ग्रेटर इंक्रीज होता है हेमेटोक्राइट, तो इट इज अ साइन ऑफ हीमो कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रोड्यूसेस शॉक फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए पेशेंट्स जो क्लोज मॉनिटरिंग रहते हैं, दो ऐसे हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन देखना रहता है और प्लेटलेट काउंट्स वगैरह इसमें देखने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन जो मॉनिटरिंग है, इट इज इवेल्युएट टू डिग्री ऑफ प्लाज्मा लीकेज, जैसे मैंने बताया था कि प्लाज्मा लीकेज वगैरह रहता है तो ये ग्रेटर देन 20% से ये बढ़ जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हम लोग देखते हैं जरा हेमेटोक्राइट वगैरह क्या रहता है, जरा सा आगे देख लेते हैं। लेकिन इसके जरा सा वार्निंग सिम्टम्स जो जैसे मैंने बताया था कि वार्निंग साइंस क्या क्या है इसमें, अब्डोमिनल पेन रहता है, समझो ऑनगोइंग वोमिटिंग वगैरह है, लिवर इनलार्जमेंट, लिवर डिसफंक्शंस वगैरह रहता है, इसलिए जो अल्कलाइन फॉस्फेट वगैरह है ऐसे पेशेंट में देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि इसके क्रिटिकल फेज वगैरह रहते हैं ना, एक रहता है तो इसके 3 फेजेस रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक होता है फीवर की फेज रहती है, ठीक है। कौन सी फेज इसमें, एक रहता है कि उसको पेशेंट को फीवर रहता है, ठीक है। फीवर जाने के बाद जो पहली फेज रहती है फीवर की, 1 से 3 दिन तक फीवर रहता है पेशेंट को, ठीक है। 1 से 3 दिन तक पेशेंट को फीवर रहता है, और फीवर के बाद जो फीवर पेशेंट को ये हाई ग्रेड फीवर जो है सर धीरे धीरे कम होते रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। जब फीवर कम होता है ना फ्रेंड्स, तभी प्लेटलेट काउंट्स एकदम पेशेंट के बढ़ जाते हैं, ठीक है। 3 दिन के बाद जो क्रिटिकल फेज रहती है, ठीक है, 2 दिन से जो 5 दिन के अंदर है ना वो सबसे क्रिटिकल फेज माने जाते हैं। इट इज अ क्रिटिकल फेज विच फॉलोज द रिजोल्यूशन ऑफ द हाई फीवर एंड टिपिकली लास्ट फॉर 1 to 2 days, ठीक है फ्रेंड्स। जो फीवर रहता है ना फ्रेंड्स, पेशेंट को फीवर 1 से 3 दिन तक फीवर रहता है, और 3 दिन से जो 5 दिन से 7 दिन तक जो काउंट है ना फ्रेंड्स, वहाँ से फीवर धीरे धीरे कम होता रहता है। इसी के बीच पेशेंट को फ्रेंड्स प्लेटलेट वगैरह बहुत ही ज़्यादा डाउन होते हैं फ्रेंड्स, ये क्रिटिकल फेज मानी जाती है ऐसे, ठीक है। और जो बाद में रिकवरी फेज वगैरह है, उसके बाद में रिकवरी फेज जो है फ्रेंड्स, उसके पेशेंट का जो फीवर वगैरह होने के बाद 5 दिन के बाद जो रहता है ना फ्रेंड्स, 5 दिन के 7 दिन के बाद जो रिकवरी फेज रहती है ऐसे पेशेंट में, रिकवरी फेज जो इंडिकेट करते हैं सीवियर इचिंग वगैरह जो पेशेंट में रहता है ना, वो रिकवरी फेज रहती है फ्रेंड्स, ठीक है। इस लास्ट फॉर 2 to 3 days, ठीक है। ऐसे इंडिकेशन में हम लोगों ने इसको आईवी फ्लूइड वगैरह ज़्यादा रहते हैं, इससे फ्लूइड ओवरलोड भी हो सकते हैं, इसलिए जैसे स्टेज में फ्लूइड ओवरलोड के भी चांसेस दिखाया है। जनरली मैंने जैसे आपको पीपीटी दिखाने के लिए मैंने जरा से एक ओवरलुक करने के लिए दिखाया था, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि हीमो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह देखना रहता है, इसमें इस पीपीटी में दिखाया कि फ्रेंड्स हमें डेंगू में क्या करना रहता है और क्या नहीं करना रहता, ठीक है फ्रेंड्स। ये ट्रीटमेंट पार्ट का है, ट्रीटमेंट पार्ट में कैसे कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ट्रीटमेंट में क्या क्या देना रहता है। इससे पहले देख लेते हैं हम लोग डेंगू में क्या क्या करना रहता है और क्या क्या नहीं करना रहता। फ्रेंड्स जैसे कि बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स है कि डेंगू में डायरेक्टली, और कई फिजिशियन भी है कि डायरेक्टली पेशेंट को समझो डेंगू वगैरह डायग्नोस हो गया तो उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह चालू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फ्रेंड्स आइडियली जब देखा जाए तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज नहीं करने चाहिए ऐसे पेशेंट में, ठीक है। क्योंकि पेशेंट पहले ही बहुत ही ज़्यादा वीकनेस वगैरह है पेशेंट को सिर्फ ओनली उसको पेशेंट को क्या रहता है फ्रेंड्स, उसको हाइड्रेट करना रहता है, ठीक है। पेशेंट को अच्छी तरह से हाइड्रेट करना रहता है।
और पेशेंट को फ्रेंड्स हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह दे दिया तो इसमें चांसेस ऑफ जीआई ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जैसे कि हमने कोविड में देखा था कि बहुत सारे पेशेंट को हम लोग स्टेरॉइड्स दे देते हैं, उसमें हाइपरग्लाइसेमिया वगैरह आता है, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और पेशेंट को इम्यूनिटी भी सप्रेस हो जाती है। ऐसे एकदम आइडियल ऐसा पेशेंट में समझो स्टेरॉइड का यूज़ किया तो एकदम प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ते हैं, ऐसा कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे कोविड से कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ज़्यादा पेशेंट को हार्मफुल ही होता है, ठीक है। और पेशेंट को दूसरा क्या है फ्रेंड्स, डोंट गिव प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन फॉर अ लो प्लेटलेट काउंट। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्लेटलेट समझो पेशेंट के 60,000 के नीचे वगैरह जाते हैं तो डायरेक्टली हम लोग उसको प्लेटलेट चढ़ा देते हैं। ऐसे में क्या होता है फ्रेंड्स, प्लेटलेट से ब्लीडिंग क्यों है, ठीक है, ब्लीडिंग क्यों है वे देखना रहता है, ठीक है। एकदम लो प्लेटलेट अकाउंट वगैरह रहता है तो ब्लीडिंग स्टार्ट रहती है। इनकेस पेशेंट को समझो ब्लीडिंग पेशेंट को समझो ब्लीडिंग वगैरह होती है तो हमें प्लेटलेट की जगह ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। प्लेटलेट की जगह ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग प्लेटलेट दे रहे हैं तो उससे क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड के भी चांसेस होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ऐसा नहीं रहता कि हम लोगों ने प्लेटलेट दे दिया तो प्लेटलेट एकदम ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ऐसा भी नहीं रहता फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पे हमें जरा सा कोएगुलेशन फैक्टर्स वगैरह वो अभी देखने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में हम लोग देखते हैं कि डोंट गिव नॉर्मल सलाइन वगैरह, ठीक है। नॉर्मल सलाइन से देते क्या फ्रेंड्स, सोडियम वगैरह रहता है ना, उससे भी फ्लूइड ओवरलोड के चांसेस रहते हैं, इसलिए नॉर्मल सलाइन भी ज़्यादा नहीं दे सकते। दूसरा है फ्रेंड्स, डोंट अज्यूम दैट आईवी फ्लूइड्स आर नेसेसरी। फ्रेंड्स हम लोग जैसे देते हैं कि जैसे मैंने बताया कि पेशेंट के बॉडी को हाइड्रेट करना रहता है। हाइड्रेट का मतलब ऐसा नहीं रहता कि फ्रेंड्स पेशेंट को एकदम 3-4 लीटर आईवी फ्लूइड देने हमें। इससे भी फ्रेंड्स पहले ही पेशेंट के फ्रेंड्स वो फ्लूइड ओवरलोड में मतलब उसके लीकिंग की वजह से वहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड के चांसेस रहते हैं, इसलिए आईवी फ्लूइड भी ज़्यादा इसमें नहीं दे सकते फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स करना क्या रहता है, जैसे पेशेंट को सबसे मेन जो ट्रीटमेंट है ना फ्रेंड्स, सबसे मेन ट्रीटमेंट क्या रहता है इसमें, पेशेंट को ओरल हाइड्रेशन करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जैसे पीपीटी हमने अभी तक देखा कि पीपीटी देखा फ्रेंड्स, ठीक है। एक पीपीटी मतलब आपको एक समझने के लिए मैंने पीपीटी एक ऐसे बनाई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अभी हम लोग डेंगू के ट्रीटमेंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ट्रीटमेंट पार्ट में फ्रेंड्स हम लोग डेंगू के जो मेन ट्रीटमेंट पार्ट रहता है ना, डेंगू को पहले सबसे हाइड्रेट करना रहता है पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट हमारे पास आया, पेशेंट हम लोगों ने जैसे डायग्नोसिस किया, ठीक है। डायग्नोसिस करने के बाद जैसे मैंने बताया था कि NH1 एंटीजन है तो 3 दिन के अंदर करना है, और एंटीबॉडीज करना है तो फ्रेंड्स 7 दिन के बाद जो है, फीवर ऑनसेट है तो 7 दिन के बाद IgG IgM एंटीबॉडीज करना है। एक बार पेशेंट का डायग्नोस हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, पेशेंट को ओरली हाइड्रेट करना रहता है। डेंगू में सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट रहता है ना, पेशेंट को ओरली हाइड्रेशन देना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ओरली पेशेंट को कम से कम 2 से 3 लीटर तक पानी हर रोज पिलाना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। ओरल इनकेस पेशेंट को हाइड्रेट करता है तो वायरल ट्रीटमेंट सब कौन सा वायरल ट्रीटमेंट, वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, उसमें पेशेंट को सबसे पहले फ्रेंड्स जो जनरलाइज वीकनेस वगैरह रहता है ना, इसलिए पेशेंट को जनरली ऐसे ऐसे पेशेंट को हाइड्रेट करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हाइड्रेट करने के बाद पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स वगैरह जैसे बोला अभी, ठीक है। इनकेस आईवी फ्लूइड्स वगैरह लगाने तो मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आईवी फ्लूइड में भी वही फ्रेंड्स कुछ पार्ट आते हैं उसमें, कब यूज़ करने रहते हैं आईवी फ्लूइड्स, कब यूज़ नहीं करने रहते फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को ट्रीटमेंट पार्ट में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट में क्या क्या करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स जब समझो इसके 2-3 जैसे मैंने बताया कि उसको 2-3 चीज़ें देखनी रहती है यहाँ पे। एक तो डेली प्लेटलेट काउंट देखना है हमें, और डेली हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन देखना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन जो है फ्रेंड्स, नॉर्मली उसका हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन जो मेल में है 41 to 50 है परसेंटेज, ये नॉर्मल काउंट रहता है। ये हेमाटो कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे देखा जाता है, ये जनरली हम लोग जो सीबीसी करते हैं ना फ्रेंड्स, HCT आता है वहाँ पे, ठीक है। सीबीसी में HCT आता है, वो हेमाटोक्राइट रहता है वो, ठीक है। HCT का रहता है ये हेमाटोक्राइट, HCT हमें सीबीसी में दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जनरली मेल में 41 to 50% रहता है नॉर्मल, और फीमेल में फ्रेंड्स, फीमेल में ये जनरली 36 to 48% नॉर्मल रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे समझे फ्रेंड्स, 41 to 50% नॉर्मल रहता है मेल में, और फीमेल में क्या है, वुमन में 36 to 48% समझो नॉर्मल रहता है, ठीक है। इसलिए हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन हमें डेली देखना है, प्लेटलेट काउंट्स डेली देखने हैं। ये समझो इन ये पेशेंट की सीवियरिटी हमें इंडिकेट करती है। पेशेंट को जब फीवर रहता है, फीवर रहने तक पेशेंट को 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे डिक्रीज होने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 7 दिन तक ये फीवर प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कम होते रहता है।
इसलिए हमें अच्छी तरह से ये प्लेटलेट काउंट्स देखने रहते हैं, मॉनिटरिंग करना है फ्रेंड्स इनका। और पेशेंट को जो फ्रेंड्स वाइटल्स है ना, पेशेंट का जो मेन ब्लड प्रेशर और पल्स ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ पल्स प्रेशर एंड हार्ट रेट वगैरह उसके डेली मॉनिटरिंग मतलब अच्छी तरह से उसका मॉनिटरिंग करनी पड़ती है फ्रेंड्स। क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि डेंगू शॉक सिंड्रोम वगैरह ब्लड लीकिंग की वजह से, प्लाज्मा लीकिंग की वजह से वहाँ पे डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस बीपी बहुत ज़्यादा कम होता है तो वाइटल ऑर्गन्स का ब्लड प्रेशर वहाँ पे नहीं हो पाता है, इसलिए यूरिन आउटपुट भी किडनी फेलियर में पेशेंट जाके यूरिन आउटपुट भी पेशेंट को डिक्रीज हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए पेशेंट को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखना सबसे मेन चीज़ रहती है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ मैंने टाइप्स यहाँ पे दे दिए कि पेशेंट को ट्रीटमेंट में कैसे कैसे कैटेगरी में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो पेशेंट का कैटेगरी रहता है फ्रेंड्स, 3 टाइप के कैटेगरी रहती है, ठीक है। एक रहता है जो पेशेंट को कुछ वाइटल साइंस वगैरह पेशेंट का स्टेबल है, पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा पेशेंट का बीपी भी स्टेबल है, और पेशेंट को जो हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन वगैरह है वो भी अच्छी तरह से मेंटेन है, पेशेंट का प्लेटलेट्स वगैरह भी 1,20,000 से या 1,00,000 से ज़्यादा कम नहीं है। ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स हमें सिर्फ ओरल हाइड्रेट करना रहता है अच्छी तरह से, और चांसेस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो इसलिए हम लोग एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इनकेस पेशेंट को सेकेंडरी चांसेस इन्फेक्शन वगैरह, इसलिए एक जनरल एंटीबायोटिक भी हम लोग सेफलोस्पोरिन का ग्रुप में एक दे सकते हैं। इनकेस पेशेंट एडमिटेड है तो उसको हम लोग सेफलोस्पोरिन का सेफ्ट्राक्सोन 1 ग्राम वगैरह हम लोग दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स बाद में उसको समझो एंटीबायोटिक हो गया, उसमें पेशेंट को फिर बाद में फ्रेंड्स जो ओरल हाइड्रेशन रहता है, इनकेस पेशेंट का जो बीपी वगैरह थोड़ा सा 100 के कम रह रहा है तो उसको हमें ओरल हाइड्रेशन के साथ साथ कुछ आईवी फ्लूइड्स भी देने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स भी देने रहते हैं, वो भी मेंटेनेंस के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस फिर भी बीपी कम रहता है तो फ्रेंड्स उसमें हम लोगों को कोलाइड सोल्यूशंस वगैरह देने रहते हैं, जैसे डेक्स्ट्रन वगैरह हो गया, ठीक है। डेक्स्ट्रन सोल्यूशन वगैरह हम लोग उसमें बीपी बढ़ाने के लिए ये दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में हो गया फ्रेंड्स इनकेस हीमो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह हम लोग 20% से ज़्यादा है, तो हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन 20% से ज़्यादा है तो फ्रेंड्स ऐसे में हमें वो क्लोजली मॉनिटरिंग के लिए उसको हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझो देना पड़ता है फ्रेंड्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब देना रहता है फ्रेंड्स, इनकेस कहाँ से ब्लीडिंग वगैरह गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट को मलीना वगैरह हो रहा है, जीआईटी में से ब्लीडिंग आ रहा है, ठीक है, और पेशेंट को यूरिन आउटपुट वगैरह डिक्रीज हो रहा है, तो ये पेशेंट को अलार्मिंग सिम्टम्स रहते हैं, मतलब पेशेंट सीवियरिटी के हिसाब से सीवियर हो रहा है, ठीक है। हमारा पेशेंट जो ट्रीट कर रहे हो वो पेशेंट सीवियरिटी उसकी बढ़ रही है, इसलिए पेशेंट को जल्द से जल्द अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करके उसको, एक तो हो गया जैसे मैंने बताया था कि प्लेटलेट का भी ज़्यादा इसमें रोल नहीं है। जो फ्रेंड्स अभी यंग फिजिशियन वगैरह है वो अभी प्लेटलेट के मतलब प्लाज्मा जो हम लोग देते हैं एफएफपी वगैरह, ऐसे एफएफपी पे वो ज़्यादा से इससे ज़्यादा प्रेफरेबल फ्रेंड्स ऐसे पेशेंट में जो ब्लीडिंग हो रही है ना, उसको ब्लीडिंग के लिए जो फ्रेंड्स जो उसको ये करना रहता है कि ब्लीडिंग कोआगुलेशन फैक्टर्स वगैरह वहाँ पे भी हमें विटामिन के भी दे सकते हैं ब्लीडिंग रुकवाने के लिए। और इनकेस प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन इनकेस बहुत ही सीवियर है, ठीक है, बहुत ही सीवियर है तो लास्ट में ऑप्शन रहता है कि प्लेटलेट वगैरह लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले हम लोग होल ब्लड वगैरह हो गया, ठीक है, होल ब्लड हो गया, पीआरसी वगैरह, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स जो है और आदमी और एक जो डेंगू में ट्रीटमेंट है ना, डेंगू में ट्रीटमेंट जो है दूसरी पार्ट की स्टेरॉयड का। फ्रेंड्स जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि जनरल प्रैक्टिशनर स्टेरॉयड यूज़ करते हैं। स्टेरॉयड का फ्रेंड्स यहाँ पे पेशेंट को इफेक्ट से ज़्यादा साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, पेशेंट को इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, बोन मैरो वगैरह फिर से सप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। हमारा मोटो रहता है कि प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स इनकेस पेशेंट को अच्छी तरह से हाइड्रेट वगैरह कर दिया तो पेशेंट को फ्रेंड्स हम लोग अपने आप उसके धीरे धीरे जो रिकवरी फेज रहते हैं ना, 4 से 5 दिन तक हम लोग अच्छी तरह से पेशेंट ट्रीट किए तो अच्छी तरह से 5 दिन के बाद धीरे धीरे पेशेंट को प्लेटलेट्स वगैरह बढ़ते रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इनकेस पेशेंट को फीवर है तो फीवर के लिए सिर्फ पैरासीटामॉल देना है फ्रेंड्स, ठीक है। डोंट यूज़ इसमें एस्पिरिन वगैरह यूज़ करने नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कि मैंने हम एस्पिरिन वगैरह कई बार यूज़ किए जाते हैं कि पेन रिलीव करने के लिए, और बाकी NSAIDs भी है ना जो डाइक्लोफेनाक वगैरह, ये भी फ्रेंड्स जैसे जैसे अवॉइड करने रहते हैं फिर, ठीक है। ये भी फ्रेंड्स अवॉइड करने ऐसे पेशेंट में, ओनली पेशेंट को फीवर है तो पैरासीटामॉल हम लोग यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार फीवर गया, उसके फीवर के बाद में जो क्रिटिकल फेज वगैरह निकल गई, क्रिटिकल फेज में भी हम लोगों ने अच्छी तरह से ट्रीट किया उसको, पेशेंट को, इसको क्लोज मॉनिटरिंग वगैरह की पेशेंट को। ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स अच्छी तरह से हम लोग 3 दिन के बाद 5 दिन के बाद रिकवरी फेज होती है और वहाँ पे अच्छी तरह से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो हमने पेशेंट देखा था उसको जैसे पहले केस डिस्कस की थी कि
26 ईयर मेल पेशेंट था फ्रेंड्स। ठीक है, अभी केस पे आ जाते हैं हम लोग, हमने कैसे कैसे उसको ट्रीट किया। फ्रेंड्स जो केस थी ना, 26 ईयर मेल पेशेंट था, जैसे कि मैंने बताया था कि उसको कंप्लेंट्स वगैरह फीवर विद चिल्स थी, बॉडी एक था, अल्थ्रालजिया वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं। सीबीसी में जैसे मैंने बताया था कि फ्रेंड्स हमें न्यूट्रोफिलिक काउंट और लिम्फोसाइट काउंट दोनों देखने रहते हैं। पेशेंट के लिम्फोसाइट काउंट कम थे, मतलब ये वायरल फीवर इंडिकेट कर रहा है। बाद में हम लोगों ने NH1 एंटीजन भी देखा फ्रेंड्स। NH1 एंटीजन फ्रेंड्स ये है, पेशेंट को फीवर ऑनसेट है तो 3 दिन तक ही NH1 एंटीजन करने रहते हैं। ठीक है, बाद में फीवर पेशेंट को समझो 3 दिन से ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें फ्रेंड्स जो 7 दिन से ज़्यादा हो गया तो IgM एंटीबॉडीज़ करने रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया, टेस्ट वगैरह हो गया, डायग्नोसिस हो गया। फिर पैसा हमने उसको क्लोजली मैंने 7 दिन पेशेंट, मतलब 5 दिन पेशेंट को एंटीबायोटिक भी एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया था। ठीक है, एंटीबायोटिक एक सेफ्ट्रैक्सन 1 ग्राम सेफ्ट्रैक्सन दिया था, और पेशेंट को मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए फ्रेंड्स एक डेक्स्ट्रोज 5% और DNS लगाया था फ्रेंड्स। ठीक है, DNS में भी सोडियम कॉन्सेंट्रेशन रहता है, लेकिन मैंने मेंटेनेंस के लिए उतना ही एक ही पॉइंट, मतलब दिन में 2 फ्लूइड्स दिए थे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके साथ साथ मल्टीविटामिन वगैरह जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स, और ये पपैया का जूस है फ्रेंड्स, हमारे आयुर्वेद में बताया था कि पपैया का जूस ये प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए वगैरह ये अच्छी तरह से यूज़ हो सकता है फ्रेंड्स। मैंने फ्रेंड्स जनरली पेशेंट का 3 दिन तक कंटिन्यू CBC किया था। CBC में जनरली फ्रेंड्स मैंने हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन देखा उसका। हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन जैसे मैंने मेल में बताया था कि 40 to 50% नॉर्मल रहता है, ये 20% से ज़्यादा बढ़ने नहीं रहते फ्रेंड, बढ़ने नहीं चाहिए। ठीक है, और प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेशन भी, प्लेटलेट भी मैंने क्लोजली मॉनिटरिंग किया। प्लेटलेट हमारे फ्रेंड्स जैसे जैसे कि 3 दिन तक प्लेटलेट के प्रेजेंटिंग पेशेंट के प्लेटलेट 1,65,000 थे, लेकिन दूसरे दिन डायरेक्टली 1,40,000 आ गए, तीसरे दिन 1,20,000 आए, और चौथे दिन फ्रेंड्स पेशेंट को प्लेटलेट 1,00,000 से कम आए थे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने रुकना नहीं रहता है, पेशेंट को जो ट्रीटमेंट रहता है वो कंटिन्यू रहना रहता है। ठीक है, यहाँ पे घबराना नहीं है कि प्लेटलेट पेशेंट को कम हो रहे हैं फ्रेंड्स। जब तक फीवर पेशेंट को कम नहीं होता, प्लेटलेट कम होते रहते हैं। एक बार पेशेंट को फीवर कम हो गया तो 2 दिन, उसके अगले 2 दिन भी पेशेंट को प्लेटलेट कम रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में जब समझे रिकवरी फेज आती है फ्रेंड्स, वहाँ से प्लेटलेट वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए पेशेंट को सबसे पहले फीवर हमें ये करना, कम करना रहता है। फीवर एक बार हो गया, फीवर कम हो गया फ्रेंड्स, 2 दिन बाद अपने आप प्लेटलेट धीरे धीरे उसका बढ़ते रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए पेशेंट को हमने अच्छी तरह से उस टाइम में हाइड्रेट करना रहता है, आईओ फ्लूइड्स वगैरह अच्छी तरह से देने रहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आईओ फ्लूइड्स जनरली 1 लीटर सफिशिएंट होता है, और पेशेंट को हाइड्रेट जनरली 2 से 3 लीटर तो मिनिमम पानी लेना ही रहना रहता है फ्रेंड्स मुँह से। ठीक है, इससे और उसके साथ ORS वगैरह सप्लीमेंट भी हम लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये किया, ये 7 दिन तक, मतलब 4 दिन तक मैंने CBC, जैसे मैंने बताया था कि 1,00,000 के नीचे प्लेटलेट गए थे। बाद में 4th डे के बाद धीरे धीरे उसके प्लेटलेट्स पेशेंट को बढ़ने लगे फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार प्लेटलेट 1,00,000 से ऊपर हो गया तो रिकवरी फेज वगैरह पेशेंट की आ गई फ्रेंड्स। ठीक है, बाद में मैंने डिस्चार्ज के टाइम एक बार उसका CBC कंप्लीट किया था। उसमें डिस्चार्ज टाइम में फ्रेंड्स CBC जो है, HB जो है 12 समथिंग था, और WBC काउंट है 6000 WBC काउंट थी, और उसमें लिम्फोसाइट है ना फ्रेंड्स, लिम्फोसाइट जनरली लिम्फोसाइट काउंट्स भी है फ्रेंड्स, लिम्फोसाइट काउंट भी जनरली उसके 35 कुछ तो थे। इसलिए पेशेंट को, और प्लेटलेट काउंट जो है मैंने उसके प्लेटलेट काउंट भी फ्रेंड्स उसमें 1,20,000 हो गए थे। ठीक है, 1,20,000 मतलब धीरे धीरे प्लेटलेट्स बढ़ने लगे तो प्लेटलेट एकदम अच्छी तरह से बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, प्लेटलेट भी बढ़ गए थे, और जो हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन है वो भी अच्छी तरह से नॉर्मल रेंज में आ गया था फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए 2-4 चीज़ें देखने रहते हैं हमें अच्छी तरह से। और जनरली फ्रेंड्स ये जो डेंगू फीवर के पेशेंट रहते हैं ना, ये मानसून के सीजन के बाद में आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जनरली हमारा मानसून वगैरह आता है, मानसून के बाद जो बारिश वगैरह रहती है, बारिश के पानी वगैरह हम कई बार कैसा फ्रेंड, बारिश के पानी वगैरह उसका साथ जमा हुआ रहता है वहाँ पे फ्रेंड्स। जो मस्कीटो है ना, ये फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, ये इसका ब्रीडिंग वगैरह होता है। ब्रीडिंग के बाद एजी टाइप वगैरह जो मस्कीटो है ना, ये मस्कीटो का ब्रीडिंग होता है, और ब्रीडिंग वगैरह होने के तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मानसून के बाद जो डेंगू के, जो हम लोग बोलते हैं ना, साथ आ गए पेशेंट, डेंगू के साथ आ गए। ठीक है, डेंगू के बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमें मानसून के बाद डेंगू के पेशेंट मिलते हैं फ्रेंड्स। इसलिए पेशेंट को फ्रेंड्स अच्छी तरह से उसका डायग्नोसिस पहले मेन होना चाहिए। डायग्नोसिस होने के बाद फ्रेंड्स कई बार होता है कि डायग्नोसिस में हम लोग ऐसे लगता है कि NH1 IgM जो नेगेटिव आते हैं रिपोर्ट्स कई बार। ठीक है, हमें रिपोर्ट्स के अलावा हम लोग CBC का, इसलिए CBC पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, CBC में दिख रहा है प्लेटलेट काउंट डिक्रीज वगैरह, हेमाटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और उसका एन बाइल रेशो वगैरह बिगड़ रहा है, तो फ्रेंड्स ऐसे जनरली वायरल फीवर तो है। और पेशेंट को समझो फ्रेंड्स, पेशेंट का कंप्लेन भी ऐसे ब्रेकबोन फीवर वगैरह है, ये पेशेंट का कंप्लेन भी वैसी है, तो हम लोग उसको डायग्नोसिस, मतलब डेंगू फीवर करके अच्छे तरह से उसको ट्रीटमेंट करना रहता है फ्रेंड्स। ठीक है,
इसलिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में 3 चीज़ें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। पेशेंट का सबसे पहले है कि सीबीसी करना है। सीबीसी में फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स हेमेटोक्राइट कॉन्सेंट्रेशन एंड पेशेंट को जो न्यूट्रोफिलिक एंड लिम्फोसाइट काउंट है ना, लिम्फोसाइट काउंट अच्छी तरह से मेजर करना है। लिम्फोसाइट काउंट इनके कम है तो जनरली वायरल फीवर होता है, इंडिकेट करता है। और जो फ्रेंड्स पेशेंट को फीवर समझो ऑनसेट फीवर 1 दिन से मतलब 3 दिन तक, 1 दिन से 3 दिन तक NS1 एंटीजन हम लोग कर सकते हैं। मतलब 1 से 2 दिन बाद NS1 एंटीजन पॉजिटिव आता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन IgG IgM एंटीबॉडीज इस पीरियड में पॉजिटिव नहीं आती, क्योंकि एंटीबॉडी जो है ना, एंटीबॉडी प्रोडक्शन धीरे धीरे होता है पेशेंट में। ये जनरली IgG IgM फ्रेंड्स 7 दिन के बाद पॉजिटिव आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 7 दिन के बाद पॉजिटिव आता है। और जो NS1 एंटीजन है 3 दिन तक। इसलिए जो पेशेंट प्रेजेंटिंग कंप्लेन लेकर 3 दिन से फीवर है उसको, तो उसको हमें NS1 एंटीजन ही करवाना है। IgG IgM का इसमें कुछ रोल नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये हो गया, डायग्नोसिस हो गया। तो ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट को अच्छी तरह से हाइड्रेट करना है और पेशेंट को सिर्फ सीवियरिटी देखनी है। इनकेस पेशेंट सीवियर हो रहा है तो उसको जल्द से जल्द हमें हायर सेंटर में शिफ्ट करना रहता है, जहाँ पे फ्रेंड्स अच्छी तरह से उसको पेशेंट को केयर वगैरह हो, ठीक है। ये हो गया फ्रेंड्स। ऐसे डेंगू फीवर ऐसे इस हिसाब से मैंने जैसे बताया था कि डेंगू फीवर ऐसे हिसाब से होता है। ये ट्रीटमेंट वगैरह कैसे कैसे करनी है जैसे मैंने बताया, ठीक है। अब इसके कुछ आपका कुछ की क्वेरी वगैरह। हम्म किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह है ऐसे डेंगू में क्या देखना है और कुछ वगैरह। फ्रेंड्स हमारा जो टाइम पीरियड है जो 40 मिनट्स का है इसमें, इसलिए ज़रा सा थोड़ा सा घाई में हो जाता है ये। अगली बार से ज़रा PPT वगैरह जो अभी स्लो स्लाइड्स वगैरह थे, जैसा हम लोग ज़रा सा स्लाइड कम करके अच्छी तरह से आपको और रिपोर्टिंग वगैरह मतलब अच्छी तरह से समझने के लिए ज़रा सा जितना हो सके हम लोग प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। कृष्णा आप ओरली पूछ भी सकते हैं। NS1 4th 5th 6th डे में पॉजिटिव नहीं आ सकता क्या सर? आपका जो NS1 एंटीजन है ना फ्रेंड्स, NS1 एंटीजन 3rd डे टू 7th डे तक ये NS1 एंटीजन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। NS1 एंटीजन 4th या 5th डे, मिनिमम 3rd डे में 1 से 2 दिन के बाद NS1 एंटीजन पॉजिटिव आता है कृष्णा, ठीक है। डॉक्टर कृष्णा आपका सवाल अच्छा है ये। जो NS1 एंटीजन है ना, 1 से 2 दिन बाद पॉजिटिव आता है। अगर एक बार पॉजिटिव आ गया तो कम से कम 7-8 दिन तक ये पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। NS1 एंटीजन पॉजिटिव है, लेकिन जो IgG IgM एंटीबॉडीज रहते हैं ना फ्रेंड्स, 7 दिन के अंदर जनरली नेगेटिव ही आता है, ठीक है। NS1 एंटीजन एक बार 3rd डे में पॉजिटिव आ गया तो कम से कम अगले 7 से 8 दिन तक ये पॉजिटिव रहता है ना, ठीक है। NS1 एंटीजन धीरे धीरे इसलिए IgG IgM एंटीबॉडीज है ना 7 दिन के अंदर पॉजिटिव नहीं आते, और 7 दिन के बाद कई बार महीनों तक ही IgM IgG एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन पेशेंट का जो एंटीजन है ना, एंटीजन 7 दिन 8 दिन से 10 दिन तक, इससे ज़्यादा तक नहीं रहता, ठीक है। ये NS1 एंटीजन है ना 7 से 8 दिन तक ये पॉजिटिव रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। किसी को और कुछ क्वेश्चंस वगैरह? पूछ सकते हो फ्रेंड्स आप आपका ऑडियो ऑन करके। हमारा जो मेगा लेक्चर सीरीज है 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था। जैसा 15 तारीख से अभी तक जैसे हम लोग जैसे बोला था कि हम लोग हफ्ते में एक बार हम लोग ये मीटिंग लेंगे, ठीक है। जरा सा पिछले रविवार को जरा सा कुछ काम की वजह से नहीं हुआ था। अगली बार से हम लोग जरा सा हर संडे टू संडे मतलब 5 दिन में या 7 दिन में जैसे हमको टाइम मिलता है वगैरह, ठीक है, उस टाइम पीरियड में हम लोग ये 40 मिनट्स का ये लेक्चर सीरीज ले लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग अभी आगे का कैसा होगा ये देखेंगे। सर प्लेटलेट काउंट क्यों कम होते हैं, ठीक है। डॉक्टर शीतल आपका सवाल ये भी अच्छा है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्लाइड में बताया था कि ठीक है फ्रेंड, डॉक्टर शीतल आप इसका आपका आंसर मैं दे रहा हूँ अभी। प्लेटलेट काउंट फ्रेंड जो डेंगू फीवर रहता है ना, जो डेंगू का वायरस रहता है, डेंगू वायरस ये बोन मैरो को, जैसे मैंने बताया था कि लिवर को, हमारे जो
मेन ऑर्गन है उसको भी इन्फेक्ट करता है, लीवर हो गया और ये बोन मैरो वगैरह, बोन मैरो को इन्फेक्ट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। बोन मैरो को, इसलिए बोन मैरो सप्रेस होता है। जो बोन मैरो को सबसे मेन काम रहता है ना फ्रेंड्स हमारे बॉडी का, बोन मैरो क्या करता है, हमारे बॉडी के सेल प्रोड्यूस होते हैं ना वहाँ पे बोन मैरो में, ठीक है। बोन मैरो क्या करता है हमारी बॉडी को जो प्लेटलेट काउंट्स वगैरह हो रहे रहता है ना वो मेंटेन करने का काम बोन मैरो करता है ना, ठीक है। बोन मैरो का काम ही फ्रेंड्स बोन मैरो सप्रेस करता है वहाँ पे, इसलिए डेंगू फीवर में, इसलिए बोन मैरो सप्रेस होता है, इसलिए प्लेटलेट काउंट्स कम होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है डॉक्टर शीतल। अमोल, डॉक्टर अमोल क्या पूछ रहे हैं आप? कैन वी यूज क्लोरोक्विनिन? क्लोरोक्विनिन का फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ रोल नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने क्लोरोक्विनिन जो है ना, क्लोरोक्विनिन का यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ भी रोल नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि हमें कम से कम ड्रग यूज़ करने हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स लीवर भी कई बार लीवर के इन्फ्लामेटरी मार्कर्स भी बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ पे लीवर के इन्फ्लामेटरी डेंगू फीवर है, लीवर को भी जो अलार्मिंग सिम्टम्स मैंने जैसे बताया था कि लीवर एंजाइम्स एनलार्जमेंट वगैरह रहते हैं, ये क्लोरोक्विनिन वगैरह है ना फ्रेंड्स, ये क्लोरोक्विनिन वगैरह जो एंटी मलेरिया वगैरह समझो ट्रीटमेंट, हम एम्पेरिकल ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने समझो यूज किए हैं वहाँ पे। पहले से ही लीवर का इन्लार्जमेंट वगैरह रहता है वहाँ पे, और पेशेंट को हम लोग ये क्लोरोक्विनिन वगैरह है नॉन केस रहते हैं कि हेपेटोटॉक्सिक ड्रग रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जनरली हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स रहते हैं और ज़्यादा हम लोग उसको हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मेन वायरल ट्रीटमेंट के लिए फ्रेंड्स, वायरल जो डिसीजेस है ना इसमें सबसे मेन ट्रीटमेंट रहती है हाइड्रेशन। पेशेंट को अच्छी तरह से प्रॉपरली हाइड्रेशन किया, पेशेंट को क्लोज मॉनिटरिंग किए, तो पेशेंट को कुछ ऐसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए क्लोरोक्विनिन वगैरह कुछ इसका रोल नहीं है यहाँ पे। और कुछ फ्रेंड्स? हमारे पास और 3 मिनट है। जैसे कि जूम मीटिंग पे हम लोग 40 मिनट्स का ही मीटिंग्स ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए और कुछ को क्वेश्चंस वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अमोल, आपको मिल गया आपका आंसर? ऐसा नहीं कि आप मुझे पर्सनल प्रश्न जो नंबर मैंने दे दिया था कि मेरे नंबर पे भी आप लोग मैसेज करके रख सकते हैं कि कुछ क्वेरी वगैरह है तो आप आपका डाउट वगैरह है कभी भी आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हमें टाइम फ्री मिलता है हम लोग आपको जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दे देंगे फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह? सो फ्रेंड्स, अच्छा लगा आपका आज का ये लेक्चर्स आपको? उसका मैंने रिकॉर्डिंग 2 लेक्चर्स की हमारे पास, और जो पिछले ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस देखा था हमने, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और एक केसेस हमने जैसे डिस्कस की थी, वो दोनों वीडियोस आपको आपके इसमें मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो सेक्शन में। जल्द से जल्द ये दोनों वीडियोस मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी को क्वेरी वगैरह है तो पूछ सकते हैं आप। डॉक्टर अमोल, आप सॉरी, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अभी के लिए हम लोग अभी स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और ज़रा सा आप कुछ कंप्लेंट्स कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। और अच्छे तरह इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग और वगैरह हम लोग वीडियोस लेने के ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छी तरह से आपको जितना होगे उतना हम लोग आपका नॉलेज वगैरह है आपको बढ़ाने का